सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि जो मेंटेलिटी कॉलोनियल मेंटेलिटी अंग्रेजों की थी, वही पाकिस्तान की है। और उसमें उनके पास यही सोच है कि पानी एक कमोडिटी है, एक रिसोर्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो। ये पाकिस्तान अ, आज़ाद होने के बाद इंडस डेल्टा, इंडस रिवर पे जो मेजर 3 डैम्स बने, 23 बैराजेस बनी है, 12 इंटर रिवर कैनाल्स बने, 48 पेरिनल कैनाल्स बने, और ज्यादा डैम्स और बैराजेस और कैनाल्स बनाई जा रही है। लाइके हैं हमारे ठट्ठा सजावल बदीन, ये मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2013 में सेनेट की एक कमेटी बैठी थी, मीटिंग हुई है, थर्ड पोल में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर इस तरह से रहा तो 2050 तक ठट्ठा सजावल की जो ज्यादातर जमीन है वो समंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम और दिलकश माहौलियाती निज़ाम सिंधु दरिया के रीजन इंडस डेल्टा के बारे में बात करेंगे। ये दरिया जो हजारों जानदारों का मस्कन और बेशुमार लोगों का जरिया मुआश है। तारीख, कुदरत और इंसानी हौसले का हसीन इम्तिजाज है। लेकिन आज ये डेल्टा मौसमियाती तब्दीली, पानी की कमी और माहौलियाती खतरे का सामना कर रहा है। दोस्तों, आज ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द पॉडकास्ट प्रोग्राम। और हमारे साथ मौजूद है सोहेब अहमद जीजादो, दोस्तों प्रोफेशनल हवाले से जो कि फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, और सियासी हवाले से इनका ताल्लुक सिंध की एक लेफ्टिस्ट पार्टी फौरत मदामत के साथ है। बुनियादी तौर पे ये सिंध के रीजन ठट्टा के रहायशी हैं, और इनका जो है इंडस डेल्टा के ऊपर बहुत ही बारीकी से मुतालिया है। और आज हम इनको बहुत तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि मैं ठट्ठा का रहायशी हूँ, तो मेरी अर्ली एजुकेशन वहाँ ठट्ठा से ही है। उसके बाद मैं 2015 में इस्लामाबाद गया, वहाँ से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। उसके बाद 2018 में मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए दाखिला ली। 2019 में एक वाकया हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पर्सनल एम्बिशंस थी वो चेंज हुई। उसमें यह था कि जून का महीना था और तकरीबन 7 दिन 140 किलोमीटर पैदल मार्च करके हंड्रेड्स ऑफ पीपल खारोशान से निकलते हैं, जो डेल्टा का एक जजीरा है, और वो आके मंगली में प्रोटेस्ट करते हैं। उनका मेन डिमांड यही था कि डेल्टा में पानी दिया जाए। उसके लिए कोई नेशनल मीडिया पे कोई कवरेज नहीं थी। द पीपल ऑफ इंडस डेल्टा आर वेरी अनडॉक्यूमेंटेड पीपल, वेरी अनहेard। उस टाइम पे मुझे ये लगा, क्योंकि मैं लिखता तो पहले भी था, मैं 2007-8 से इस फील्ड में हूँ, लिखने की फील्ड में। मतलब वो उसके फार्म से डिफरेंट रहे, कभी आर्टिकल्स लिखना, कभी रिसर्च पेपर्स लिखना, फीचर स्टोरी का ये मेरा एक्सपीरियंस था। जिसके बाद मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन से के लिए मैं लिख चुका हूँ, जिसमें द वाइस, द 52, अर्थवाइज, जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल और नेशनल मैगजीन्स हैं, आउटलेट्स हैं, जिसके लिए मैं लिखता आ रहा हूँ। अच्छा, तो जो है हम जानते हैं कि आपका डेल्टा के रीजन पे बहुत ही बारीकी से मुतालिया है, और आपने एक इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि इस खित्ते का हमने पहले भी सुना है, किताबों में पढ़ा है कि भाई इस खित्ते का जो वासी है वो बहुत ही शानदार होता है। तो अब ये खित्ता थोड़ा वीरान लग रहा है, ये इसकी क्या वजूहात हैं, और उसके साथ साथ ये खित्ता, इसके बुनियादी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, और ये खित्ता की क्या है, और इसके बारे में जो बेसिक मालूमात है वो आप हमें बताएं। और मुख्तलिफ कंट्रीज में हम देख रहे होते हैं कि भाई ये खित्ता कम पाया जाता है डेल्टा में, और इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें। जी, तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि इंडस डेल्टा बना कैसे। हजारों साल पहले जब हिमालय और काराकोरम माउंटेन्स है, वहाँ पे ग्लेशियर्स बने, और ये हजारों सदियों साल पहले की बात है। जब वो ग्लेशियर ऐसा ऐसा मेल्ट होने लगे, सिंधु दरिया बना।
और वो तिब्बत से लेके उसने अपने रास्ते बनाए। उन रास्तों को बनाते बनाते वो तिब्बत से लेके इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर के फिर पंजाब, फिर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर के आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये कोटड़ी का इलाका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से फिर वो आगे ठट्ठा की तरफ जाता है और अल्टीमेटली ये सिंधु दरिया जो है वो समंदर के साथ मिलता है। तो ये एक कुदरती तवाज़ुन था जिसको हम नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हजारों सदियों का तसलसल है। डेल्टा बना। डेल्टा बेसिकली हम उस जगह को कहते हैं जो जिसमें एक दरिया समंदर के जाके मिलता है, तो वो पूरा जो रीजन है उसको हम बेसिकली डेल्टा कहते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया के जो भी डेल्टाज हैं खुशहाली वहां से स्टार्ट होती है, मगर सिंधु डेल्टा के बारे में अगर हम देखें तो वो डिफरेंट है। खुशहाली की बात की आपने तो हम देखते हैं तारीख में भी हमें पता है कि किस तरह से जो डेल्टा था वो कितना ज्यादा सेल्फ सस्टेन्ड और प्रोस्पेरियस डेल्टा था। उसमें अगर हम देखें तो 16वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, जब पोर्तुगीज इन्वेजन करते हैं, तो उस टाइम पे तकरीबन 16वीं सेंचुरी की बात है, तो छठा दुनिया का रिचेस्ट तरीन शहर था जो कि डेल्टा के करीब था। वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री थी, शिपिंग इंडस्ट्री थी। वहाँ का एक सिर्फ चीफ था, उसके पास 40,000 बोट्स थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टा एक विशाल इलाका रहा है। दूसरा, हम अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन देखें, फिर वो ब्रिटिशर्स की देख लें, फिर आप उससे पहले देख लें, इवन के हमारे जो सिंध के शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो, जब वो डेल्टा के इलाकों में गए 17वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने अपने शाह के रसालों में मुख्तलिफ ऐसे पोर्ट्स का जिक्र किया है जो पोर्ट्स यहाँ के नहीं है। गल्फ कंट्रीज में है, लंका का पोर्ट है, वो एडन का पोर्ट है, वो जावा है। तो वो डिफरेंट बंदर गायें थी जहाँ पे सिंधु डेल्टा से बिजनेसमैन, जिसको मर्जाना कहते हैं, वो जाते थे और ये वहाँ से डिफरेंट चीजें, जिसमें आपका बटर है, आपकी जो कैटल से स्किन है, आपकी मछली है, आपका ऑयल है, डिफरेंट चीजें लेके यहाँ से ज्यादा चावल, सिर्फ चावल वहाँ। चावल की मिठाई का एक शेर है, खारे खेड़ाऊ अथे मिठे मोटिया सोदो कन्न सुन जो कदा वेआऊ मोतीअ जे मेराण जा तिंजा तामाऊ सामुंडी साऊ लक्का लुपे आया। इस शेर से ये मुराद है कि जब यहाँ के बिजनेसमैन डिफरेंट पोर्ट्स पे जाते थे तो वहां पे वो गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं करते थे, वो पर्ल्स में ट्रेड करते थे। It speaks about the richness of the people of Indus Delta. Means they were prosperous at the time of Chagatai, that is around 300 years ago. But when Britishers came, they thought कि इंडस जो रिवर है उसको हम एज ए रिसोर्स करके ले, उसमें से उन्होंने अपर रैपेरियन में कैनाल्स बनाए। 1851 में वो फर्स्ट कैनाल बनाना शुरू करते हैं, और उस टाइम पे जब वो कैनाल बनाते हैं तो जो इंडस डेल्टा के लोग थे उनका ये कहना था कि जो ये जो आप कैनाल, उनका ये कहना था कि जो अपर रैपेरियन में आप कैनाल्स बना रहे हैं उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा कि सिंधु डेल्टा में पानी नहीं आएगा। बहरहाल हुआ यूं के अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए थी, रेवेन्यू चाहिए था। उस रेवेन्यू और प्रोडक्शन के साथ साथ उनका एक कंट्रोल बन रहा था सोसाइटी पे, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन की। और हमें कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमें सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम दिया दुनिया का। उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जो टेस्ट डेल्टा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी कम आने लगा। 1932 में जब ये सक्कर बैराज बन रहा था, उस टाइम के मैं स्टेटिस्टिक बताऊं जिसमें कहते हैं कि
इंडस डेल्टा में सालाना 100 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता था उस टाइम पे। जब जब ये कैनाल्स बनना शुरू हुई, जब ये डेल्टा बना, जब ये सखर बैराज बनी, तो उससे पहले तकरीबन 100 मिलियन एकड़ फीट पानी इंडस डेल्टा में जाता था। जैसे जैसे मजीद कैनाल्स बने, फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वही कॉलोनियल मेंटेलिटी उन्होंने कैरी आउट की, मजीद डैम्स बनाना, बैराजेस बनाना, जिसमें अगर हम देखें पाकिस्तान अ, आज़ाद होने के बाद इंडस डेल्टा, इंडस रिवर पे जो मेजर 3 डैम्स बने, 23 बैराजेस बनी है, 12 इंटर रिवर कैनाल्स बने, 48 पेरिनल कैनाल्स बने, और ज्यादा डैम्स और बैराजेस और कैनाल्स बनाई जा रही है। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि सिंधु दरिया का पानी इस डेल्टा में कम आने लगा, और जो एक इक्विलिब्रियम था बिटवीन द सी एंड द रिवर और टूटा। इस तरह से है कि एक हमारा दोस्त है, वो किसी की बात कोट एंड कोट हमें बताता है, वो कहीं पे लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, उसका मुझे पता नहीं है, पर वो बात इतनी दिलचस्प है कि वो पता नहीं चाहिए। अ, समंदर जो है वो आशिक है, सिंधु दरिया उसकी महबूबा है। अगर आप महबूबा को, सिंधु जो है उसको समंदर के साथ मिलने नहीं देंगे, तो समंदर आप सबको तबाह बर्बाद कर देगा। वही हो रहा है। तो उसके बाद जब ये सिंधु दरिया, सिंधु नद दरिया जिसको हम कहते हैं, वो जब समंदर से मिलना उसने छोड़ दिया, तो फिर समंदर डिवास्टेशन कर रहा है। तो अब तक जो छठा, जिसकी हमने खुशहाली की बात की कि जहाँ पे चावल, कैटल्स, मछली, वहाँ पे किसी लोग से आप पूछ लें कि माजी पे कि आप क्या खाते हैं, या सिंपली आपने हम सिंपली पूछते हैं क्या खा लो ये खबर, तो वो कहते थे कि मछली चावल पे गुजारा है। नॉर्मल उसकी जो ग़िज़ा थी वो मछली चावल थी, इतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव लैंड थी। उसी इलाके की जो 400 साल पहले मैं कह रहा था कि वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, उस टटा की आज ये हालत है कि 88% ऑफ द कोस्टल बेल्ट जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 44% जो वहाँ के चिल्ड्रन है वो मेल नोरिश्ड है। ये उस रीजन की बात है जिस जो आज मुकम्मल तौर पे वो वेंटिलेटर पे है। और वेंटिलेटर पे एक चीज़ इस तरह से है कि पता नहीं है कि अब जिंदा होगी या नहीं इस हालत में, क्योंकि 92% ऑफ द इंडस डेल्टा हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। उसमें जो मैक्रूज थे वो ख़त्म हुए, उसमें जो चावल थे वो ख़त्म हुए, उसमें जो हमारा कल्चर था, हमारी जो तहजीब थी, हमारी रवायतें, हमारा इश्क मोहब्बत, उसकी सारी दास्तां वो समंदर निकल चुका है। हाँ अच्छा जोएब, तो जो इंडस डेल्टा का रीजन है, उसके बेसिकली जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या है? यानी ये जो इंडस डेल्टा का रीजन है, ये बेसिकली सिंध का जो साउदर्न पार्ट है, जिसे लोअर सिंध भी हम कहते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। तो वहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, या कौन कौन से रीजन्स वहाँ से कनेक्ट होते हैं इंडस डेल्टा से, मैं चाहूंगा कि आप इस पर बताएं। डेल्टा बेसिकली इब्राहिम हैदरी कराची से लेके सीर क्रीक तक, वो कबल जो इलाका है इंडस डेल्टा कहते हैं। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन हम जो मिलती है वो सिंध के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें छठा सजावल बनी। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में उस डेल्टा जो है वो लगता है। और माजी में तो डेल्टा बहुत ज़्यादा वसी था, पर क्योंकि जो पानी है सिंधु दरिया का वो कम आ रहा है, तो डेल्टा की जो सुपरना जिसको हम कहते हैं, तो डेल्टा जो है वो पहले हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे फैला हुआ था, वो अब 240 किलोमीटर्स तक अब वो रह गया है। तो हाँ, ये है तकरीबन जो खुद अगर हम इंडस डेल्टा को देखें तो वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। वहाँ पे डिफरेंट मूव्स थे जो आज समंदर के निकल चुके हैं। सोखी बंदर फोर्ट था,
कैटी बंदर अब जो पोर्ट हम कहते हैं वो अब ये तीसरा पोर्ट है, दो समंदर निकल चुका है, तीसरे को भी वो बाउंड्रीज दे के एम्बैंकमेंट्स दे के वो उसको बचाए हुए हैं, मगर वो भी उसको आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है। तो वहाँ के मुख्तलिफ इलाके हैं, आप कराची से लें, कारों से कोस्टल हाईवे पकड़े, आपको फिर लाड़ू आएगा, साकरो आएगा, बगान आएगा, बगान से आप डिफरेंट वहाँ पे आपको जेटीज मिलेंगी, आप टांडों पे चले जाएं, वहाँ से आप कश्ती पकड़ें, वहाँ आप खारूशान चले जाएं। अब खारूशान एक खूबसूरत जन्नत 1981 का सेंसस आप देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है, खारोशान की जो आबादी थी वो 88,000 थी। अब खारोशान की आबादी वो 1,000 से भी कम है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएं तो ये जो सारे जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो अब कम्प्लीटली डिवास्टेशन है। वो जो जोग्राफी थी, वो जो शहर थे, वो गाँव थे। बात को हम आगे बढ़ाएं, हम देखते हैं कि भाई समंदर के अंदर और दरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में, आप उनके साथ रहे हैं वहाँ पे, तो हमें बताएं कि जो रिवर वाटर के अंदर स्पीशीज किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, वो जो है इस रीजन पूरे में क्या क्या स्पीशीज पाई जाती है, इन पे इनके ऊपर आप थोड़ा बात करें। इंडस डेल्टा में जहाँ पे समंदर भी है, सिंधु दरिया भी है, फारसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज तो सिंधु दरिया पे था नहीं, तो अभी भी यहाँ पे आप रहते ही रहते कि नहीं, हम कॉफी हाउस टी पे बैठे। तो उस टाइम पे ये था कि हमें हमारे पास मीठे पानी की मछली मिल जाती थी, जिसमें पल्ला था, टांगरी थी, और मुख्तलिफ मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं वो हमें मिल जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जो मीठे पानी की स्पेशीज थी वो ख़त्म हुई, वो इस तरह से ख़त्म हुई कि सिंधु दरिया का पानी बंद हो गया, डैम्स एंड डाइवर्जन्स बन गए, और जो एक इकोसिस्टम को बनाए हुए थे जो चीज़ है, जिसमें मैंग्रोव्स थे, मैंग्रोव्स नर्सरी है बेसिकली डिफरेंट स्पेशीज के लिए। तो वो जो लाखों एकड़ पे मैंग्रोव्स थे, उनके लिए मीठा पानी और सिल्ट ज़रूरी है, और वो मैंग्रोव तबाह हुए, हमारा डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। फिर जब ये स्पेशीज की बात है तो इंडस डेल्टा में खासतौर पे समंदर और दरिया की जो डिफरेंट मछली है वो तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में डिफरेंट स्पेशीज हैं जो मिल जाती हैं समंदर से। मगर पहले का ज़माना जो था उसमें लोग समंदर की मछली बहुत कम खाते थे, मीठे पानी की मछली और पल्ला जो हमारा फेमस यहाँ की डिश भी कहा जाए वो बहुत फेमस थी। वो हाजी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती थी। अब वो किस्मत से अगर किसी को 1 kg की पला मछली मिल जाए तो वो भी बड़ी बात होती है, क्योंकि जो पला मछली की बात करें तो वो पला मछली जो है वो समंदर में होता है, और ब्रीडिंग के टाइम पे वो सिंधु दरिया में ब्रीड करने आता है। तो ब्रीडिंग के टाइम पे वो यहाँ पे डिफरेंट ऐसे नेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें टुल्लू है, कतरा है। ये नेट्स जो है वो जेनोसाइटिकल नेट्स हैं, जिसमें जो मछली है वो उसकी नस्ल कशी हो रही है। ये हमारी जो है ना वो दरिया की और समंदर की डिफरेंट स्पेशीज थी, हमारा एग्रीकल्चर था, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती थी। हमारा आपके पास कैटल फार्मिंग थी, वहाँ से आपको डिफरेंट चीज़ें बन जाती थी। कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो लाइफ थी वो सेल्फ सस्टेन थी उस टाइम। अच्छा जोएब, जिस तरह आपने खारोशान का जिक्र किया कि वहाँ पे माजी में बहुत बड़ी डेंस पॉपुलेशन थी और काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे बसे थे और रहते थे, तो वाइड पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे कि लोग वहाँ से जो इंडिजिनस वहाँ के रहायशी हैं वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, और वहाँ का जो रीजन है वो अभी पॉपुलेटेड नहीं रहा, यानी काफ़ी तादाद में लोग जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है? या वहाँ पे पानी की कमी की वजह से जो है वो लोगों का गुजर सफर नहीं होता, जहाँ वो लोग जो फिशिंग पे गुजारा करते हैं या जो फिशिंग करते हैं उनको जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं, ये वजह है या कुछ और रीजन है? इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पानी जो है वो जिंदगी है,
और मीठे पानी के बगैर मौत है। एक खातून थी जिससे मेरी मुलाकात हुई, उसकी एज जो है वो अबव 100 है। वो 1920s में पैदा हुई और उसने सोकी बंदर देखा, सोकी बंदर की खुशहाली देखी, डिवास्टेशन देखी। वो सोकी बंदर से माइग्रेट करके खारोशान में जाके रहने लगी अपनी फैमिली के साथ। साइया था उसका। आहिस्ता आहिस्ता खारोशान भी तबाह होने लगा, क्योंकि जो समंदर का पानी है वो इरोजन करता रहा। जमीन जो सिंधु दरिया ने बनाई वो उसको इरोड करता रहा। खारोशान आहिस्ता आहिस्ता वीरान तबाह हो गई। वो खातून अपनी फैमिली के साथ फिर खारोशान से भी तक गई। वहां से भी उन्होंने माइग्रेट किया है। वजह क्या थी? वजह यही कि मीठा पानी। अब जब मीठा पानी नहीं रहा तो जो तीन वहाँ की मेन ऑक्यूपेशंस थी, जिसमें सबसे पहले ज़राअत। ज़राअत के लिए आपको मीठा पानी चाहिए। मीठा पानी नहीं है तो पहले सबसे पहले ज़राअत खत्म। ज़राअत के बाद जो चीज़ खत्म हुई वहाँ की कैटल्स नहीं। अब एक बफेलो है, काऊ है, आपकी भैंसे हैं, उनको सबसे पहले तो वहाँ पे ज़राअत तबाह हुई। उसके बाद कैटल फार्मिंग तबाह हुई वहाँ, क्योंकि मीठा पानी नहीं था। तो पानी जो है वो मेन एक चीज थी। जब लोगों के पास मीठा पानी नहीं रहा तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना शुरू किया। अब तक इंडस डेल्टा से मोर देन 12 लाख पीपल हैव माइग्रेटेड। 12 लाख लोग इंडस डेल्टा से अब तक माइग्रेट कर चुके हैं। आप उसको किस तरह से समझते हैं कि 12 लाख लोग जो अपने गांव, कब्रिस्तान, घर, मकान, वो जहाँ पे खेले पड़े हुए, उन सबको चीजों को छोड़ के वो वहां से चले गए। फलस्तीन में बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत हो रही है। दुख है हमें, उसका जितना मातम किया जाए वो कम है। वहां पे जब वो लोग माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई निशानी लेके जाते हैं, चाबी लेके जाते हैं। खारोशान से, इन इलाकों से जब लोग माइग्रेट करके जाते हैं तो अपनी कोई निशानी भी नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको पता है कि हम वापस कभी नहीं आएंगे। हम बात करेंगे अभी हम प्रपोज अमेंडमेंट की जो 2024 में पैनल गवर्नमेंट ने की है। तो इसके थ्रू तो बेसिकली बताया जा रहा है कि शेख नार्स निकाले जाएंगे जो चोलिस्तान रीजन को आबाद करेंगे। तो देखा जाए तो पहले ही डैम बने हुए हैं बहुत सारे और बैराजेस बने हुए हैं जो फ्लो को बहुत कम कर रहे हैं। पानी की मिकदार लोअर सेट तक बहुत कम पहुंच रही है। डेल्टा वैसे ही तबाह होता जा रहा है। तो अब जैसे ये अमेंडमेंट इन्फोर्स की जाएगी तो इसके थ्रू इसके जो असरात हैं वो इंडस वाटर तबाह। तो इसके जो असरात हैं वो इंडस वाटर के ऊपर किस तरह पड़ेंगे और जो डेल्टा का रीजन है वो किस तरह इससे हासिल होगा, ये आप थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि जो मेंटेलिटी, कॉलोनियल मेंटेलिटी अंग्रेजों की थी, वही पाकिस्तान की है। और उसमें उनके पास यही सोच है कि पानी एक कमोडिटी है, एक रिसोर्स है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो। हमारा एक असली शायर है जहांगीर डायरी, उसका सदी में शेर है कि हर के वो पागल पे जो बात हो समझी, हर के वो पागल पे जो बात हो समझी, उत्तर जे जोलन के थदड़ो वाह तो समझे। हाँ जे के पेंजो पालन हार तो समझा, तू नहीं ये के फकत पानी है जो दरिया तो समझे। मैं जिसको अपना खुदा मानता हूँ, पालने वाला मानता हूँ, आप उसको सिर्फ पानी का दरिया समझते हैं। कौन समझता है? वो लोग हैं जिनके पास ये सोच है कि सिंधु दरिया को ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लॉइट करें। जिसमें अभी ये मजीद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जो ये मस्जिद छः के नाज, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो बना रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो केनाज है वो बन चुकी हैं ऑलरेडी। बहुत सारे डैम्स भी इनकी प्लानिंग्स हैं जो वो बनाएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा इस केनाल बनने के बाद, जो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, अभी हमने क्लाइमेट क्राइसिस नहीं देखे, हमने अभी सी लेवल राइज नहीं देखा। ये सिर्फ वो इक्विलिब्रियम टूटने की वजह से ये उसके खतरात हैं जो हम देख रहे हैं। ये जो इलाके हैं हमारे ठट्ठा सजावल बदीन, ये मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2013 में सेनेट की एक कमेटी बैठी थी, मीटिंग हुई है। थर्ड पोल में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर
इस तरह से रहा तो 2050 तक ठट्टा सजावल की जो ज्यादातर जमीन है वो समंदर निकल चुका होगा। 2060 तक उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कराची भी डूब जाएगा। बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें वो लोग तो ये एक्सपर्ट्स ये भी ओपिनियन रख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं 2050 तक सिंधु दरिया वो सीजनल रिवर बन जाएगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सदियों का बना हुआ तसलसल जो ग्रीडी लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सरमादार हैं, जिनको आंख सिर्फ सिंधु दरिया को वो इस तरह से देखते हैं कि इससे ज्यादा आप इसको एक्सप्लॉइट करें और अल्टीमेट रिजल्ट उसका ये आ रहा है कि जो सिंध की जो जमीन है वो वीरान हो जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आप वहां पे एक चुलिस्तान आबाद करेंगे मगर इंडस डेल्टा को आप पाकिस्तान में। मौजूदा वक्त में इंडस डेल्टा कौन से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और उसके अलावा इंडस डेल्टा में जो वाटर स्कार्सिटी है यानी पानी की कमी है उसकी वजह से वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं या वहाँ का जो रीजन है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी और सिंध की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहे हैं, वो किस तरह असरअंदाज हो रही है, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज किस तरह इंडस डेल्टा के रीजन पे असरअंदाज होता है और वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों को इम्पैक्ट करता है, इसको भी आप थोड़ा बताइए। जिस तरह से मैंने कहा कि जो एक पूरा नेचुरल इक्विलिब्रियम था, इकोसिस्टम था, वो टूट चुका है। ठीक है, तो उससे आप एनवायरमेंटल चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हो रही हैं, रियलिटी है। जिसमें सी इरोजन हो रहा है। ठीक है, आपकी वहाँ की जो डिफरेंट चीज़ें थी, स्पेशीज थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग खेखड़ा जिसको हम कहते हैं मड क्रैब्स, वो पहले 30 साल पहले नहीं पकड़ते थे, वो आज कल वो खा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बेच रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ये हो रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज तो अभी होने जा रही है। ठीक है, अभी हो रही है, जिसका इसके असरात सिंध पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं। अ, सिंध की जो ज़मीन है, जो समंदर 40 लाख एकड़ निगल चुका है, अ, वो आप किस तरह से लेंगे? समंदर से आप वो ज़मीन किस तरह से ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते। अभी सी लेवल राइज होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो समंदर है वो बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा। जो हमारी ये जो सारी ज़मीनें हैं वो तो स्लोप पे, ये सारी सी लेवल की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंटली वी आर एट एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वी आर एट एन एज ऑफ डार्कनेस, जिसमें हम समंदर हमें निकल जाएगा, तबाह बर्बाद कर देगा। इकोनॉमिकली देखें, इंडस डेल्टा जो है वो अ, अगर ये उसी तरह से सेल्फ सस्टेन होता, प्रोस्पेरियस होता, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस डेल्टा में इतनी ताकत थी, इतनी वसत थी कि सिंध की पूरी इकोनॉमी को ये चला सकता था। इंडस डेल्टा की डिग्रेशन की वजह से सालाना जो पाकिस्तान की मैशियत को नुकसान पड़ता है वो $2 बिलियन है। और आपको पता होगा कि ये $3 बिलियन या $4 बिलियन के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं। तो हाँ, एक प्रोस्पेरियस रीजन को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अच्छा तो जो है जैसा कि आप बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से बात की डेल्टा के ऊपर, तो अब हम आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपके तासुरात है पर्सनली इस हिस्से को लेकर, गवर्नमेंट पॉलिसी है के लिहाज से आपका क्या तासुरात है, और आपके मुताबिक यानी तो उसमें क्या हल होने चाहिए जो हम विदिन ऑफ सेंस आप ले सकते हैं, और गवर्नमेंट को किस तरह से एक्ट करना चाहिए इस खिते को बचाने के लिए और खिते को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तानी रियासत को, उसको चलाने वालों को ये समझना चाहिए कि सिंधु दरिया एक जीती जागती चीज है, जीता जागता इंसान अगर उसको कह रहे हैं, इंसान से भी उसको बड़ा दर्जा दिया देना चाहिए, वो अगर वो उस तरह से नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से माजी में मुख्तलिफ एम्पायर्स, पावर्स ने पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन ऑफ
बार इस्तेमाल किया था अगेंस्ट डिफरेंट नेशंस, सो आई कंसिडर इट के वाटर इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वार अगेंस्ट सिंधी पीपल, बिकॉज आई थिंक दैट उसकी वजह से जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, और हमारी जो लोग हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से पाकिस्तानी रियासत को, जो गवर्नमेंट है, उनको ये देखना चाहिए कि ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि समंदर है तो समंदर फिर आपको सब कुछ ले डूबेगा, आपका फिर कराची भी जाएगा, सब कुछ। मतलब कहने की बात यह है कि ये पूरा इलाका जो है ना वो समंदर ही था पहले, सिंधु दरिया ने ये जमीन बनाई, अब वो रिवर्स हो रहा है तो पूरा इलाका ये समंदर बन जाएगा। लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इन लोगों को, कि लोग आके इंडस डेल्टा को आके एक्सप्लोर करें, देखें, और ये चीज़ भी उनके शायद दिमाग से निकल जाए कि सिंधु दरिया का जो पानी है वो समंदर में ज़ाया होता है। लास्ट में ये मैं कहूँगा कि सिंधु दरिया को बहने दें, लेट द रिवर फ्लो, लेट अस। अच्छा, तो ज़ोहैब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत दूर दूर से आए और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की, डिटेल में बात की, हमें समझाया और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ओवरऑल आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। ज़ोहैब भाई ने हमें टाइम दिया और काफ़ी अच्छे से इस पर बात की। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।